हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और आज जो हम लोग एनसीईआरटी का टॉपिक करने वाले हैं वो है सेक्शन 9.7 सम नेचुरल फेनोमेना ड्यू टू सनलाइट। बहुत ही आसान टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ जो नेचुरल फेनोमेना है उसका आपको एक विजुअलाइजेशन करवाता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि प्रिज्म के केस में लाइट रे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में चेंज करती है, और एक साइड से यदि लाइट रे आए तो दूसरे साइड से सबसे ऊपर में रेड कलर होता है और सबसे नीचे में वायलेट कलर होता है। सबसे ज़्यादा जो डेविएशन लाइट रे का ऑब्जर्व होता है वो वायलेट का होता है और सबसे कम रेड का होता है। आप इस पैटर्न याद रखना, विब्जियोर एंड आई थिंक ये आपको मालूम होगा। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का और सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का। जिसका सबसे कम वेवलेंथ उसका सबसे ज़्यादा डेविएशन। ओके, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज जिसका सबसे कम वेवलेंथ होता है उसका सबसे ज़्यादा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एंड जो डेविएशन है इट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट। सेकेंड जो फिनोमेना है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर रेनबो फॉर्म हो रहा है, और ये जो दो यहाँ पर रेनबो फॉर्म हुआ है। ये जो रेनबो है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट, या आप बोल सकते हो प्राइमरी रेनबो। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। और ये जो सेकेंड वाला जो रेनबो है जो कि थोड़ा फेंट कलर का है उसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी रेनबो। इन दोनों में क्या अंतर है, क्यों ये फेंट है, ये भी हम लोग समझेंगे। ये आपको क्या होता है, फेंटर बोल सकते हो। और जहां प्राइमरी रेनबो में रेड कलर सबसे ऊपर होता है, वायलेट कलर सबसे नीचे होता है, सेकेंडरी रेनबो में वायलेट कलर सबसे ऊपर होता है और रेड कलर सबसे नीचे होता है। आई थिंक ये रेनबो का कंसेप्ट है। और सेकेंड आप देखो कि लास्ट में जब आपको सनराइज और सनसेट का टाइम होता है तो जो स्काई है वो आपको रेडिश दिखता है, ठीक है, रेडिश स्काई। एंड आप देखो कि नॉर्मल केस में स्काई क्या होता है, ब्लू होता है। फिर जो आफ्टरनून में जो लाइट रे आती है, ठीक है, वो लाइट रे क्या होती है, वाइट कलर की होती है। जबकि मॉर्निंग में जो स्काई कलर है वो क्या हो जाता है, रेडिश होता है। इन सारे फिनोमेना को हम लोग इस प्रॉब्लम में, इस वीडियो में समझेंगे। आइए बिना समय गवाए हुए इस वीडियो को देखते हैं। The interplay of light with things around us gives rise to several beautiful phenomena. अब वो beautiful phenomena क्या है वो हम लोग एक एक करके देखते हैं। The spectacles of colors that we see around us all the time is possible due to sunlight. तो sunlight का बहुत impact है, उसी के कारण होता है। अब देखो, while studying dispersion of visible light by a prism and electromagnetic spectrum, we got to know that color is associated with frequency of light or the wavelength of light in the given medium. color किस कारण से आता है, frequency of light के कारण या wavelength of light किसी मीडियम के कारण। इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, अब जो अपने काम का स्पेक्ट्रम है जिसमें कि आपको लाइट दिखता है उसको बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। उसमें रेड लाइट इज ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड। जैसा मैं पहले ही बोला हूँ, ठीक है। रेड लाइट रे लॉन्गेस्ट एंड पे रहता है जिसका फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट होता है 700 नैनोमीटर, इसी के अप्रॉक्स में होता है। 1 नैनोमीटर हुआ 10⁻⁹ मीटर के। एंड वाइल द वायलेट लाइट इज एट द शॉर्ट वेवलेंथ एंड, ये आपको 400 नैनोमीटर। Dispersion takes place because the refractive index of medium for different frequencies is different, ठीक है। For example, the bending of red component of white light is least while it is the most for the violet. Equivalently, red light travels faster than violet light in a glass prism. देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको लोग समझ लेते हैं। आपको मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, c/μ होता है। और वेवलेंथ लैम्डा ऐसे है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना वो इसका अपोजिट होता है, ठीक है। मीन्स कि आप समझ जाओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में इन्वर्स रिलेशनशिप है। आप बोलो कि म्यू वायलेट इज ग्रेटेस्ट एंड म्यू रेड इज लीस्ट।
तो यहाँ पर आओगे तो वेलोसिटी ऑफ आप वायलेट लाइट रे बोलोगे तो c बाई म्यू वायलेट होगा, और चूंकि ये म्यू वायलेट ग्रेटर देन म्यू रेड है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ वायलेट इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ रेड होगा। क्लियर है इस रिलेशनशिप से? सो जो रेड लाइट है वो फास्टर ट्रेवल करता है वायलेट लाइट से इन अ ग्लास प्रिज्म। अब सेकेंड देखो कि द बेंडिंग ऑफ कंपोनेंट्स कलर्स इन वाइट लाइट इज लीस्ट किसमें होता है? रेड में। क्यों, कैसे होता है, सो हम लोग देख लेते हैं। ये भी एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, ऐसे प्रिज्म में ये सब चीज डिस्कस किया गया। सपोज करो यहाँ से एक इंसिडेंट लाइट रे आई, तो क्या होगा, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई। अब क्या है कि जो फॉर्मूला, यदि बाहर का को आप एयर मानो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, और ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप म्यू मानो, तो ये जो फॉर्मूला होगा 1 इन स्नेल्स लॉ से 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा साइन आर इज इक्वल टू साइन आई बाई म्यू, ये आ गया। सो आप देख रहे हो कि यदि आर एंगल का वैल्यू बढ़ेगा तो साइन का भी वैल्यू बढ़ेगा। सो इस मीन्स कि जिसका म्यू का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका आर का वैल्यू कम होगा, मीन्स कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कम होगा। अब आपको मालूम है कि म्यू वायलेट या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड। इसका मतलब ये हुआ कि angle of refraction for violet is less than angle of refraction for red. So violet light ray के लिए कम बनाएगा ये एंगल, ये R का वैल्यू कम होगा, और रेड के लिए R का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो ये वाला वायलेट होगा, ये वाला रेड होगा। वैसे ही जब बाहर निकलेगा तो एंगल I बनाते हुए निकलेगा, और यहाँ पर भी एंगल I। सो ये बेसिकली आपको रेड कंपोनेंट होगा, ये आपको वायलेट कंपोनेंट होगा। तो देख रहे हो रेड का बेंडिंग कम हुआ और वायलेट का बेंडिंग ज़्यादा हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इसका जो कंसेप्ट है ये आप समझ गए। ये कैसे होगा, बाकी कलर इसके बीच में होगा। तो मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते, कोई भी दिक्कत होने से छोटा मुझे कमेंट करके पूछिएगा आप। अब देखो टेबल 9.2 गिव्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ फॉर क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास। देखो दो ग्लासेस होती हैं, इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको डिफरेंट लाइट के लिए दिया गया है। थिक लेंसेज कुड बी एज्यूम or as made of many prism, therefore thick lenses show chromatic aberration due to dispersion of light। अब chromatic aberration क्या हुआ? chromatic aberration हुआ कि आपको कोई लाइट रे आया, ये पैरेलल लाइट रे, सपोज करो कि व्हाइट लाइट रे आया, तो इसको एक पॉइंट पर फोकस करना चाहिए था। लेकिन यदि रेड लाइट रे रहेगा तो उसमें क्या होगा, बेंडिंग लीस्ट होता है। सो बेंडिंग लिस्ट होने के कारण ये आपको कम बेंड करेगा और ये यहाँ पर रेड लाइट फोकस करेगा। जबकि जो वायलेट लाइट रेट है उसमें बेंडिंग ज़्यादा होता है, सो ये आपको पहले फोकस कर जाएगा और बाकी लाइट रे इसके बीच में फोकस करेगा। सो बेसिकली व्हेन द वाइट लाइट पासेस थ्रू थिक लेंसेज, थिक लेंस में बहुत सारे प्रिज्म होते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन होगा। सो रेड एंड ब्लू कलर फोकस एट डिफरेंट पॉइंट्स, दिस फिनोमेना इज नोन एज क्रोमेटिक एब्रेशन। ठीक है, तो कलर में देखो वायलेट लाइट रे के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, हाईएस्ट होगा, जैसा हम लोगों ने देखा है विबजियोर में वेवलेंथ हाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो, वेवलेंथ लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई। सो इसका आपको हाईएस्ट होगा और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, लीस्ट होगा। और क्लियरली क्राउन ग्लास का फ्लिंट ग्लास से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। सारा का वेवलेंथ दिया गया है, इंपॉर्टेंट फिगर है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। द वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ वेवलेंथ मे बी मोर प्रोनाउंस्ड इन सम मीडिया देन द अदर। इन वैक्यूम ऑफ कोर्स द स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, वैक्यूम में सबका स्पीड क्या होता है, c होता है। Thus, vacuum और एयर अप्रोक्सीमेटली इज अ नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, ऐसा मीडियम जो कि लाइट रे को स्प्रेड कर देता है। आपको वाइट लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ में स्प्रेड करता है, उस मीडियम को हम लोग डिस्पर्सिव मीडियम बोलते हैं।
तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होता है, इन विच ऑल कलर्स ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड। सो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम क्या होगा, तो उसका जवाब ये होगा मीडियम इन विच ऑल कलर्स ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड। This also follows from the fact that sunlight reaches us in the form of white light. White light के फॉर्म में क्यों आता है, क्योंकि जो हम लोग का जो सराउंडिंग है वो क्या है, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है एंड नॉट इट्स कंपोनेंट। ऑन द अदर हैंड ग्लास इज अ डिस्पर्सिव मीडियम जो कि वाइट लाइट को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स में आपको स्प्रेड करता है। The blue of sky, white cloud, the red hue at the sunrise and sunsets, the rainbow, the brilliant colors of some pearl shell, wings of bird are just a few of natural wonders we are used to. We describe some of them here from the viewpoint of physics. तो पहला चीज आपको रेनबो को एक्सप्लेन किया गया, बहुत ही आसान है। पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं, फिर हम लोग फिगर से इसको समझ लेंगे। तो फर्स्ट हो गया, रेनबो इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट, हम लोग देख चुके हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में, बाय द वाटर ड्रॉप। सो वाटर ड्रॉप भी आपको नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है। दिस फेनोमेना इज ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होता है वो बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। कैसे, सो हम लोग देखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है फेनोमेना क्या क्या है, डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन and total internal reflection of sunlight by the spherical water droplets of rain. The condition for observing a rainbow are that, ये important है, sun should be seen in one part of sky, say near western horizon, while it is raining in the opposite part of the sky, say eastern horizon. So आपका ना पीठ जो है ना वो इस तरफ हो और सन भी इसी तरफ हो, सन आपके पीठ की तरफ हो और बारिश उसके अपोजिट तरफ हो रही है, ताकि सन से जो लाइट रे आए ना वो यहाँ पर ड्रॉपलेट्स पर गिर करके रेनबो का फॉर्मेशन करे और आपकी आई बेसिकली इस तरफ हो कि आप देख पाओ। क्लियर है। सो यही बात कहा गया है, ठीक है। इट इज रेनिंग इन द अपोजिट पार्ट एंड ऑब्जर्वर कैन देयरफॉर सी अ रेनबो ओनली व्हेन हिज बैक इज टुवर्ड्स द सन। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, आपको फिगर अब समझो, ये फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ABC करके आपको फिगर समझते हैं। ये आपको नॉर्मल एक फिगर से बताएगा, ये आपको प्राइमरी रेनबो का फॉर्मेशन है और उसका सेकेंडरी रेनबो का दिखेंगे। तो सबसे पहले जब सनलाइट इंटर कर रही तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको रेनबो में एक वाटर ड्रॉपलेट होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। सो यहाँ पर आपको रिफ्रैक्शन हो रहा है और आपको मालूम है कि वाइट लाइट रे बेंड लीस्ट करेगा। सो ये लीस्ट बेंड करेगा रिफ्रैक्शन में, और ये जो ब्लू लाइट रे है या वायलेट बोलो, वायलेट लाइट रे मैक्सिमम बेंड किया। अब इस सरफेस पर आया तो इस सरफेस पर क्या हुआ, आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपको कंडीशन क्या है, सो आपको मालूम है कि आपको यदि फिगर ध्यान नहीं हो तो मैं एक दिखा देता हूँ। सपोज करो ये एंगल आई है, जब कभी भी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है तो ये एंगल 90 डिग्री हुआ, ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के केस में 1 हुआ और ये म्यू हुआ। सो म्यू साइन आई क्रिटिकल इज इक्वल टू 1 साइन 90 डिग्री। डाउट हो तो मेरे पिछले वीडियो को देखिएगा। सो यहाँ से साइन आई क्रिटिकल आ गया 1/μ। सो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कम होगा। सो आपको मालूम है कि वायलेट के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के केस से ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्रिटिकल एंगल जो वायलेट का होगा वो क्या होगा, लेस होगा रेड से। ठीक है। तो देखो ये भी चीज लिखा गया होगा यहाँ पर, ठीक है। सो आप देखो, सनलाइट इज फर्स्ट रिफ्रैक्टेड एज इट्स इंटर्स अ रेन ड्रॉप विच कॉजेज द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ वाइट लाइट टू सेपरेट। सो पहले इसमें क्या होगा, डिस्पर्सन हुआ। डिस्पर्सन का कारण क्या था, रिफ्रैक्शन। लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट आर बेंड द लीस्ट, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वाइल शॉर्टर वेवलेंथ आर बेंड द मोस्ट। नेक्स्ट दिस कंपोनेंट रे स्ट्राइक द इनर सरफेस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एंड गेट internally reflected if the angle between refracted ray and normal to the drop surface is greater than the critical angle. So critical angle क्या है, 48 डिग्री इस केस में है। ठीक है। सो 48 डिग्री इनफैक्ट दोनों के लिए अलग अलग होगा।
The reflected light is refracted again when it comes out of drop as shown in the figure. It is found that the violet light emerged at an angle of 40 degree related to incoming sunlight, and red light emerged at a 42 degree. For other angles, for other colors, angle lies between two values. तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है, ये जो वायलेट लाइट रे है वो 40 डिग्री एंगल पर निकलता है इससे, जो इंसिडेंट लाइट रे से, और रेड 42 में के बीच में निकलता है, और बाकी जो कलर्स होंगे वो इसी के बीच में होगा. सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंगल यहाँ पर जो आई क्रिटिकल क्या है वो वायलेट के लिए क्या होगा, सबसे कम होगा. यहाँ पर जो एंगल है ना, एंगल ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो क्रिटिकल एंगल है उससे ज़्यादा एंगल पर ये स्ट्राइक करता है, और इस कारण से ये रिफ्लेक्ट हो जाता है दोनों. क्लियर है. अब फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो को देखते हैं. तो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो में आप देखो कि रेड लाइट फ्रॉम ड्रॉप 1 एंड वायलेट लाइट फ्रॉम ड्रॉप 2 रीचेस द ऑब्जर्वर आई. आप कभी कभी वंडर करते हो कि रेड लाइट कैसे ऊपर आ गया, जबकि आइडियली तो वायलेट लाइट रेड को आना चाहिए. सो ये ऑब्जर्वर का आई है, और फर्स्ट रेन मतलब यहाँ पर सपोज कर बहुत सारे रेन ड्रॉप्स हैं, ठीक है, और सनलाइट आई. तो सनलाइट इस लाइट से जो आया तो इसका दो कंपोनेंट्स कलर्स में ब्रेक किया. सो सबसे पहले आपको देख रहे हो यहाँ पर जो कलर सबसे ऊपर में क्या था, वायलेट. सो वायलेट रहेगा और फिर रहेगा रेड. दूसरा वाला जो इससे जो ड्रॉप हुआ इसमें आपको क्या रहेगा, वायलेट रहेगा और रेड. सो आपका आई यहाँ पर है, सो रेड और वायलेट कलर आपके पास आएगा. सो रेड चूंकि ऊपर में होगा, सो सबसे पहले पैटर्न में आपको रेड दिखेगा और सबसे लास्ट के पैटर्न में वायलेट दिखेगा. सो बेसिकली सेकेंड ड्रॉपलेट का सेकेंड ड्रॉप से जो रेड आ रहा है वो भी आई से बिलो आ जाएगा, और फर्स्ट ड्रॉप से जो वायलेट कलर आया ना वो क्या है, आपको आई से ऊपर होगा. सो यही सारी बातें लिखी गई है. द वायलेट फ्रॉम ड्रॉप 1 एंड रेड फ्रॉम ड्रॉप 2 आर डायरेक्टेड एट द लेवल एबोव और बिलो द ऑब्जर्वर. दस द ऑब्जर्वर सी द रेनबो विथ रेड कलर ऑन द टॉप एंड वायलेट ऑन द बॉटम. द प्राइमरी रेनबो इज द रिजल्ट ऑफ 3 स्टेप प्रोसेस है. देखो पहला स्टेप प्रोसेस में क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन. यहाँ पर क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन बोलो, और यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन. ठीक है. सो हमेशा आपको बोलना पड़ेगा प्राइमरी रेनबो के बारे में, तो बोलोगे 3 स्टेप प्रोसेस है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अगेन. ठीक है. सो आई थिंक और 40 डिग्री और 42 डिग्री एंगल तो ये सब आप जान ही चुके हो. अब सेकेंडरी रेनबो में देखते हैं. सेकेंडरी रेनबो इनफैक्ट 4 स्टेप प्रोसेस होता है, 3 स्टेप की जगह 4 स्टेप प्रोसेस, जिसको आपको देख करके ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ से लाइट रे इंटर की. ठीक है. सो पहला यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ पर एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, ड्रॉप्स, फिर से यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर रिफ्रैक्शन हुआ. सो यहाँ पर चूंकि 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और फिर रिफ्रैक्शन होता है, तो इसका जो इंटेंसिटी होता है ना वो कम जा रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में भी लॉस्ट हो रहा है कुछ एनर्जी. और उसके बाद जो फर्स्ट ड्रॉप से जो ब्रेक हुआ रेड लाइट और वायलेट लाइट में, उसमें रेड पार्ट आई के एबोव रहा, और सेकेंड से जो रेड पार्ट आया ना वो आई के पास रहा. इसमें देखो एंगल भी जो पैरेलल लाइट रे सन लाइट से बना रहा है, तो वायलेट बना रहा है 53 डिग्री और रेड बना रहा है 50 डिग्री. बाकी सब जो लाइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स वो इसी के बीच में है. सो आई थिंक यही सारी बातें लिखी गई होगी. व्हेन लाइट गोज टू इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड अ रेन ड्रॉप इंस्टेड ऑफ वन एज इन प्राइमरी रेनबो, अ सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म, जिसके बारे में फिगर हम लोग देख चुके हैं. इट इज ड्यू टू 4 स्टेप प्रोसेस. द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज रिड्यूस्ड at the second reflection, and hence the secondary rainbow is fainter at the primary rainbow. Further, the order of color is reversed as it's clear from the figure 9.256. So primary rainbow में red ऊपर, violet नीचे, secondary rainbow में violet ऊपर, red नीचे, और ये आपको क्या होता है, fainter कलर का. So मैं आपको फिगर एक बार फिर से दिखा देता हूँ. सो ये आप देखो, ये आपको प्राइमरी रेनबो का फिगर है, ये आपको सेकेंडरी रेनबो का फिगर है. क्लियर है? आगे बढ़े.
नेक्स्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो ये भी बहुत आसान है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत ही आसान कंसेप्ट है। स्कैटर करना मीन्स कीजिए किसी चीज़ से टक्कर लगने पर जब इधर उधर कोई चीज़ चेंज होता है, मूवमेंट होता है, जैसे इससे आया टक्कर लगा पानी का किसी धार का तो इधर उधर फैल जाता है, तो वही चीज़ हो गया स्कैटरिंग। ठीक है, सो यहाँ पर सनलाइट स्कैटर करता है किससे, तो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से। सो एज सनलाइट ट्रेवल्स थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर इट गेट स्कैटर्ड मीन्स चेंजेस इट्स डायरेक्शन बाय द एटमॉस्फेरिक particle. Light of shorter wavelength is scattered much more than light of longer wavelength. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप विबज्योर में यदि बात करोगे तो वेवलेंथ का ऑर्डर ये है, तो स्कैटरिंग का ऑर्डर इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेले स्कैटरिंग। सो स्कैटरिंग का यदि ऑर्डर बोलोगे तो ये है। सो बेसिकली रेले स्कैटरिंग क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू 1/λ4 है। सो लैम्डा जिसका ज़्यादा स्कैटरिंग उसका कम। अच्छा, हेंस द ब्लूइश कलर प्रीडोमिनेंट इन द क्लियर स्काई। सो स्काई के ब्लू होने का कारण स्कैटरिंग है, सिंस ब्लू हैज अ शॉर्टर वेवलेंथ देन द रेड एंड स्कैटर्ड मच मोर स्ट्रांगली। अब वायलेट क्यों नहीं है? In fact, violet gets scattered even more than blue, having a shorter wavelength. But since our eye are more sensitive to blue than violet, we see the sky blue. So दो कारण है blue का, एक तो scattering ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरा क्या है कि आवर आई आर मोर सेंसिटिव टू ब्लू देन वायलेट। फिर लार्ज पार्टिकल्स लाइक डस्ट एंड वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर बिहेव डिफरेंटली। अब क्या है कि क्वांटिटी किसी ऑब्जेक्ट का क्या है उस पर स्कैटरिंग भी डिपेंड करता है। The relevant quantity here is the relative size of wavelength of lambda and scatterer of typical size से A। सपोज करो कि ये कोई पार्टिकल है वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, जो कि स्कैटर कर रहा है और उसका साइज A है और जो लाइट रे आ रही है उसका वेवलेंथ लैम्डा है। सो इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है ना, उसके बेसिस पर आपको स्कैटरिंग डिपेंड करता है। सो यदि A साइज बहुत छोटा है लैम्डा से, ठीक है, तो रेलिंग स्कैटरिंग पिक्चर में आता है और स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ4 होता है। लेकिन यदि A आपको लैम्डा से बहुत बड़ा होता है तो उस केस में लाइक लार्ज स्कैटरिंग ऑब्जेक्ट में लाइक रेन ड्रॉप, लार्ज डस्ट और आइस पार्टिकल, ये ट्रू नहीं होता है। और उसमें क्या होता है, ऑल वेवलेंथ आर स्कैटर्ड नियरली इक्वल। सो नियरली इक्वल होने के कारण वो किस कलर का दिखेगा, वाइट कलर का। ठीक है, इसलिए क्लाउड जिसमें ड्रॉपलेट्स होते हैं वो जनरली वाइट होता है। आपके दिमाग में आ सकता है कि क्लाउड जो है वो ब्लू कलर का क्यों नहीं होता है, क्लाउड भी तो ब्लू कलर का हो सकता है। लेकिन वो क्लाउड में क्या होते हैं ना, क्लाउड में आपको वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि स्कैटर करते हैं और उसका साइज लैम्डा के रिस्पेक्ट में बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, इसलिए सभी पार्टिकल को इक्वली स्कैटर करते हैं। इनफैक्ट आप देखोगे ना कि जब सन नियरली ओवरहेड रहता है, देखो यहाँ पर लिखा ही गया है, एट सनसेट और सनराइज द सन रेज हैव टू पास थ्रू अ लार्जर डिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर। देखो सन नियर होरिजोन है, जब ये कब है, सनराइज के समय है, वैसे ही सनसेट के समय में भी ये नियर होरिजोन होगा और ये दूर रहता है। दूर होने के कारण डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, सो लाइट का स्कैटरिंग होगा। So rays have to pass a largest distance in the atmosphere. Most of the blue and other shorter wavelengths are removed by scattering. So blue और ये सब जो लाइट्स है ना वो रिमूव्ड हो जाते हैं स्कैटरिंग के कारण। तो कौन बचते हैं, जो कि आपको मालूम है कि लैम्डा जिसका ज़्यादा स्कैटरिंग उसका उतना कम। सो रेड का स्कैटरिंग नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, रेड का स्कैटरिंग है, रेड हैज़ नो स्कैटरिंग, लीस्ट स्कैटरिंग करो, नो नहीं करो, रेड हैज लीस्ट स्कैटरिंग। और रेड आई हमारे
पास रीच करता है हमारे आइज तक, और इस कारण से सन हमें क्या दिखता है, रेडिश दिखता है। सो सनराइज में सन के रेडिश दिखने का कारण, सनसेट में भी रेडिश दिखने का कारण हम समझ गए। लेकिन आपको जब सन नियरली ओवरहेड पे रहता है तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, रिलेटिवली डिस्टेंस कम है, इसलिए सारे पार्टिकल आ जाते हैं, ठीक है। और सारे पार्टिकल, सारे कलर आने के कारण सारे कलर आ जाते हैं, और इस कारण से आपको उस समय किस कलर का दिखता है, वाइट कलर का दिखता है। So the least scattered light reaching our eye, therefore sun look reddish. This explains the reddish appearance of sun and full moon near the horizon. So मेरे ख्याल लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस कर लिए। कुछ भी डाउट होने से मुझसे कमेंट करके पूछिएगा, और मैं यहाँ पर आपके हेल्प के लिए हूँ। यदि आप कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक का चाह रहे हैं तो वो मुझे बताइए, जो मैं पोल देता हूँ उसमें भी से पार्टिसिपेट कीजिए, और टॉपिक्स बताइए। मैथ्स और केमिस्ट्री का भी हम लोग एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रिवीजन करने वाले हैं। आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करें, कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।